मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 5 पर चर्चा कर रहा हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 एक महत्वपूर्ण प्रावधान करती है जिसका उद्देश्य न्यायिक कार्यवाही में क्षेत्र को, स्कोप को सीमित करने का कार्य करती है। पूर्व में हम जैसे कि चर्चा कर चुके हैं कि न्यायिक कार्यवाही में तथ्यों का साक्ष्य जो है वो दिया जाता है, लेकिन तथ्य तो हर एक घटनाक्रम हो जाता है, लेकिन न्यायिक कार्यवाही को सीमित रखने के लिए, न्यायिक कार्यवाही को शीघ्र ही संपन्न करने के लिए और पक्षकारों का अनावश्यक समय और धन खर्च होने से रोकने के लिए धारा 5 जो है वो एक दायरा, एक लिमिटेशन, एक सीमांकन करती है और यह प्रावधान करती है कि न्यायिक कार्यवाही में केवल उन्हीं तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है जो या तो विवादक हों या विवादक तथ्य से संसक्त अर्थात सुसंगत तथ्य हों। तो जब हम धारा 5 का अवलोकन करते हैं तो हमारे सामने किसी वाद या कार्यवाही में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जाएगा, किन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, इस का उल्लेख सामने आता है। यदि हम बात करें कि न्यायिक कार्यवाही में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो धारा 5 यह निर्धारित करती है कि न्यायिक कार्यवाही में केवल विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का ही साक्ष्य दिया जा सकता है। अर्थात यह जो धारा 5 है ये दोनों पक्षकार और उनके अधिवक्ताओं के साथ साथ न्यायालय पर भी यह प्रतिबंध लगाती है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में विवादक तथ्य अथवा सुसंगत तथ्यों के अलावा अन्य किसी तथ्यों का साक्ष्य न तो दिया जा सकेगा और न ही न्यायालय उनको एक तरह से ग्रहण करेगा या साबित करने के लिए कहेगा। अब विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, इन पर हम निर्वचन खंड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि विवादक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो आपराधिक कार्यवाही में भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में जो आरोप खंड में वर्णित हैं और सिविल कार्यवाही में जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 के खंड में वर्णित हैं, उन्हें विवादक तथ्य कहा जाता है। विवादक तथ्यों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है या यूँ कहें कि उनका विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह जो धारा 5 है वह सुसंगत तथ्यों का वर्णन जो है वो करती है। और धारा 5 में लिखा हुआ है, वर्णित है कि एतस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित तथ्य का न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य दिया जा सकता है। एतस्मिन् पश्चात का अर्थ है इस धारा के पश्चात, अर्थात
धारा 6 से लेकर 55 तक जो भी वर्णित तथ्य हैं उनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य घोषित किया हुआ है। इसके अलावा अन्य किसी भी तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, यह धारा 5 जो है वो प्रावधान करती है। तो इस धारा 5 में जो अंतिम 4 शब्द हैं, किन्हीं अन्यों का नहीं, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और इम्पैक्टफुल शब्द हैं। और यही जो 4 शब्द हैं वो भारत में न्यायिक कार्यवाही को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं कि केवल मात्र विवादक और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है, अन्य किसी भी तथ्य का साक्ष्य न्यायालय में नहीं दिया जाएगा। यही जो 4 शब्द हैं, किन्हीं अन्य तथ्यों का नहीं, यही न्यायिक कार्यवाही का एक दायरा, एक सीमांकन करते हैं और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इस धारा 5 में एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, जिसमें यह वर्णित है कि विधि द्वारा अयोग्य या निर्हित व्यक्ति योग्य या सक्षम नहीं होगा। अर्थात जिन तथ्यों को अन्य किसी विधि के द्वारा वर्जित किया गया है, वे तथ्य, वे साक्ष्य भी न्यायालय में पेश नहीं किए जा सकेंगे। चूँकि धारा 5 में एक वर्णित है कि हर विवादक या सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है, किंतु साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी विशेष विधि ने किन्हीं तथ्यों का न्यायालय में पेशकरण किए जाने से वर्जित किया हुआ है, तो उन साक्ष्यों को पेश करने की अनुमति धारा 5 के अंतर्गत नहीं मिल सकती। अब यदि हम बात करें तो इस धारा 5 में 2 दृष्टांत भी दिए हुए हैं, ये भी आपको अवश्य ही देखने चाहिए। जिसमें दृष्टांत क में ये वर्णित है कि ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जा रहा है। अब इस विवाद में फैक्ट इन इशू क्या हैं, तो इसमें यह वर्णित है कि क के द्वारा ख को लाठी से मारना, क के द्वारा ऐसी जो मार की गई है उसके द्वारा ख की मृत्यु होना और ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय होना, ये सब जो हैं वो विवादक तथ्य हैं और इनके बारे में साक्ष्य दिए जा सकते हैं। इसी तरह इसमें दूसरा उदाहरण है दृष्टांत ख, जिसमें यह वर्णित है कि एक वादकर्ता अपने साथ वह बंध पत्र जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता, तो यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती है कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही में पश्चातवर्ती प्रक्रम में उस बंध पत्र को पेश कर सके। अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता में यह प्रावधान है कि जो भी रिलायबल डॉक्यूमेंट हैं, तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उनको प्रथम सुनवाई पर ही पक्षकार को अपने साथ पेश कर देना चाहिए अथवा न्यायालय से अगले प्रक्रम पर पेश करने की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई कार्रवाई पक्षकार ने नहीं की तो केवल मात्र धारा 5 में ये जो वर्णन है कि हर विवादक सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधित
व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं रह जाता। अब यदि हम बात करें कि सुसंगति और ग्राह्यता क्या होती है, तो इस पर भी हम पूर्व में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि सुसंगति एक अलग विषय है और ग्राह्यता एक अलग विषय है, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। तो इसी तथ्य को उच्चतम न्यायालय द्वारा राम बिहारी बनाम स्टेट ऑफ बिहार के विवाद में 1998 में निर्णित किया गया था कि तथ्य की सुसंगति और तथ्य की ग्राह्यता दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है, दोनों एक समान बिल्कुल भी नहीं हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो एक केस है अर्जुन सिंह बनाम हजारा सिंह का 1980 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सिविल प्रोसीडिंग में अंतर जो है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया था और ये तय किया गया था कि आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त को अधिसंभावना के आधार पर, प्रोबेबिलिटी के आधार पर दंडित नहीं कर सकते, दोषित नहीं कर सकते। हालांकि सिविल कार्रवाई में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के आधार पर न्यायालय निर्णय दे सकता है। तो सिविल कार्रवाई और क्रिमिनल कार्रवाई में क्या विशेष अंतर होता है, इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यदि हम बात करें कि सुसंगत तथ्य कौन कौन से हैं, तो इन पर हम विस्तार से हर एक धारा पर चर्चा करेंगे, किंतु आज शॉर्ट में इनको हम देख लेते हैं। तो ये धारा 6 से जो 16 तक धाराएं हैं, उनमें जो तथ्य वर्णित हैं वे कार्य और घटनाओं पर आधारित हैं जिनको सुसंगत घोषित किया गया है। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 17 से 31 तक जो तथ्य हैं वे स्वीकृति और संस्वीकृति के संदर्भ में वर्णित हैं। इसके बाद धारा 32 और जो 33 है उसमें जो साक्षी हैं उनके जो कथन हैं, पूर्व के जो कथन हैं, उनकी सुसंगतता के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद धारा 34 से 39 जो हैं वो विशेष परिस्थिति में किए गए कथनों पर आधारित हैं। धारा 40 से लेकर जो 44 तक धारा हैं 5, इनमें वर्तमान वाद में पूर्व में किसी वाद के निर्णय का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में प्रावधान वर्णित किए हुए हैं। और धारा 45 से 51 तक ओपिनियंस, राय जो हैं विशेषज्ञ की और अन्य व्यक्तियों की, उनके सुसंगति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। और धारा 52 से लेकर 55 और 55A तक जो पक्षकार हैं उनके शील, चरित्र और ख्याति, करैक्टर को लेकर प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो धारा 5 है ये एक दायरा या यूँ कहें एक तरह से स्विमिंग पूल का जो है वो निर्माण करती है और यह प्रावधान करती है कि किसी वाद और कार्रवाई में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है और किन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।